लो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारा जो चेक है, ये जो हमारा चेक है पे टू रुपीज और रुपीज, सिग्नेचर, डेट, बैंक। अब हम लोग इसमें इस किसी भी चेक में ड्रॉअर का क्या है, ट्रोई का क्या है, क्या उसके कंसेप्ट है, उसके बारे में मैंने बताया, पे के बारे में बताया। अब हम लोग जो है किसी चेक में जो ये रुपीज जो लिखा रहता है, अमाउंट्स ऑफ चेक, ये रुपीज और यहाँ 2 रुपीज, दो जगह पर हम लोग लिखते हैं। एक जगह पर वर्ड में लिखते हैं और एक जगह पर हम लोग फिगर में लिखते हैं। तो कौन सा क्या ये दोनों का क्या उद्देश्य है, इसमें से कौन सा हमारा पेमेंट सही है, किसको हम लोग क्या नाम कहते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अभी समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ भी हमारे लिए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छुपा रहता है। तो जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 लाख, 1 लाख रुपया यहाँ पर वर्ड में भरा हुआ है और 1 लाख रुपया यहाँ पर भी भरा हुआ है बॉक्स में। एक जगह पर नंबर में है, एक जगह पर आपका वर्ड में लिखा हुआ है। तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ जो पैसा है, अमाउंट्स ऑफ चेक में हम लोग पढ़ते हैं कि जो सेक्शन 18 हम लोगों को अमाउंट्स ऑफ चेक के बारे में डील किया हुआ है। इसमें जो दिया हुआ है कि जो वर्ड्स में जो हम लोग लिखे हैं, इसे हम लोग कहते हैं लीगल अमाउंट, इसे हम लोग कहते हैं लीगल अमाउंट कहते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं जो हमारा नंबर में जो हम लोग भरते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कोर्टसी अमाउंट, कोर्टसी अमाउंट। अब ये दोनों में क्या अंतर है, इसको हम लोग नाम को कैसे याद रखेंगे? अब किसी भी चेक में जब हम लोग पेमेंट करने जाते हैं तो नंबर और फिगर, वर्ड और जो फिगर में जो लिखा हुआ है, ये दोनों को हम लोग टैली करते हैं कि क्या यहाँ जो लिखा हुआ है वही चीज यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर लिखा हुआ है, दोनों अगर टैली कर रहा सेम है, तो हम लोग चेक का पेमेंट करते हैं। अगर डिफर हो जाए तब इस केस में हम लोग लीगल अमाउंट का पेमेंट करेंगे या कोर्टसी अमाउंट का पेमेंट करेंगे, या उसे हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि लीगल अमाउंट जो है वह यहाँ पर 1 लाख रुपया लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 1 लाख लिखा हुआ है, तब तो मेरा दोनों सेम है, तो पेमेंट हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि 1 लाख और इधर में देने वाले ने दे दिया आपको 1 जीरो, उसने डालना छोड़ दिया, 10,000 हो गया। तो क्या इसका हम लोग पेमेंट कर सकते हैं? तो इस केस में हम लोग जो है चेक को विदाउट पेमेंट किए हुए प्रैक्टिस में हम लोग इस चेक को लौटा देते हैं, अमाउंट और फिगर डिफर करके। लेकिन एग्जाम हॉल में अगर यही सवाल आपसे पूछा जाता है कि किसी चेक का लीगल अमाउंट, मतलब कि वर्ड्स में जो दिया हुआ है और फिगर में जो वर्ड्स है, वो दोनों में डिफरेंस है, तो हम लोग चेक का पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे तो किस पर करेंगे, किसके आधार पर? तो यहाँ पर जब आप एग्जाम हॉल में जब हम लोग होते हैं, तो वहां पर हमको जो है पेमेंट करना है हमेशा लीगल अमाउंट का, अर्थात जो वर्ड में जो दिया हुआ है उसके आधार पर हमको पेमेंट करते हैं। तो हम एनआई एक्ट के तहत हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलती है, सेक्शन 18 के तहत जो बताया गया है। और सेक्शन
अगर आप इसके हिसाब से कोड सी अमाउंट के हिसाब से अगर आप करते हैं पेमेंट, तो यहाँ पे नाम ही है कोड सी, मतलब कि कहाँ देखेंगे आपको, कोर्ट में भी देख लेंगे। मतलब आप अगर कोड सी अमाउंट के हिसाब से अगर आप आपने पेमेंट किया और लीगल अमाउंट को नहीं देखा, तो यहाँ पे जो विवाद होगी, आपको इसमें केस मुकदमा होकर के कोर्ट तक पहुंचाएगा, इसीलिए इसका नाम है कोड सी अमाउंट। ये आपको याद करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि लीगल और इसमें किस केस में पेमेंट करना है और किस में नहीं करना है। तो एग्जाम हॉल में दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि आपको पेमेंट करना है लीगल अमाउंट का। ये दोनों कोड सी और अगर लीगल अमाउंट में अगर डिफरेंस है, वर्ड और फिगर में अगर डिफरेंस है, तो हमेशा जो होगा वह वर्ड वाला हम लोग को पेमेंट करना है एग्जाम हॉल में, तभी आपको यहाँ पर नंबर मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहां से एक सवाल हो गया लीगल और कोड सी के बारे में। अब जो है एक दूसरा हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, कि हमारे पास एक चेक है और पे टू, यहाँ रुपीज में लिखा हुआ है 4 lakhs और यहाँ पर खाली है। मतलब कि यहाँ पर लीगल अमाउंट भरा हुआ है, लेकिन आपका कोड सी अमाउंट नहीं भरा हुआ है। और हमारा जो हम लोग जो सेक्शन 18 में पढ़े कि हमको हमारा जो है पेमेंट करना है वो लीगल अमाउंट से करना है, और कोड सी अमाउंट से हमें तो कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का जो चेक है जहां की लीगल अमाउंट दिया हुआ लेकिन जो है नंबर में वह अमाउंट नहीं भरा हुआ है, तब इसका हम लोग पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्या होगा। हम लोगों ने सेक्शन 18 में पढ़ा कि लीगल अमाउंट के आधार पर हम लोग पेमेंट करते हैं, तो हमारा एज ए पेइंग बैंकर हम लोग को प्रोटेक्शन है। निगोशिएबल एक्ट कहता है कि पेमेंट हमेशा जो होगा वह लीगल अमाउंट होगा, अर्थात कि जो वर्ड में लिखा हुआ है सो होगा। लेकिन एक केस अगला है कि लीगल अमाउंट भरा हुआ है, लेकिन कोड सी अमाउंट जो है वो नहीं भरा हुआ है, तब इस केस में जो है हमको उस चेक का पेमेंट नहीं करना है। यह जो है सेक्शन 20 जो है और 20 जो है वह बताता है कि इन चोकेड इंस्ट्रूमेंट। अब यह क्या होता है, तो दोस्तों जब चेक में कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कहीं भी कुछ अगर भरा हुआ नहीं है, वो खाली अगर होता है, तो उस तरह का जो है इंस्ट्रूमेंट उसे हम लोग इनकोएट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यह जो है हमारा सेक्शन 20 में डिफाइंड है, और इसके तहत हमें उस तरह के इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट नहीं करने को कहा जाता है। तो लीगल अमाउंट भरा हुआ है, कोड सी अमाउंट नहीं भरा हुआ है, चूंकि यह खाली है, तो यह जो है इंस्ट्रूमेंट किस तरह का हो गया, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट हो गया, इसलिए इसका इनकम्प्लीट हो गया, इसलिए इसका पेमेंट हमें नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग को यह कैसे याद रहेगा कि किस सेक्शन में कहा है कि पेमेंट नहीं देना है। तो यहां पर हमारा सेक्शन 20 है। अब यहां पे क्या कह रहा है, सेक्शन जो है वह कह रहा 20 मतलब क्या कह रहा, पेमेंट दो लेकिन 0, मतलब कि नहीं देना है पेमेंट। मतलब 2, ये 20 नहीं, ये 2 है, मतलब कि आप देने जा रहे हैं लेकिन उसको क्या करना है, अब पेमेंट नहीं देना है, क्योंकि यह जो है इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट है। तो सेक्शन 20 आपको याद रहेगा इस तरह से। तो हमारा इस तरह से अमाउंट्स ऑफ चेक से संबंधित जो आपकी जो सवाल है मन में, वह आपके सारे सवाल को दूर कर दिया। 2 तरह से सवाल पूछा जाता है, यह तीनों मैंने आपको सॉल्व किया। इसके बाद दोस्तों एक चेक का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है डेट।
डेट, ये जो चेक पर जो यहाँ डेट का जो कॉलम होता है, यह कितने तरह का होता है, डेट क्या है, इसकी इसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले चेक पे जो डेट जो यहाँ पर भरते हैं, यह कितने तरह के होते हैं। अगर चेक हमारे पास आया और इस पे डेट पोर्शन नहीं भरा हुआ है, तो हम लोग सेक्शन 20 के तहत, सेक्शन 20 के तहत 20 के तहत हम लोग उसको वापस कर देते हैं, क्योंकि यह चेक इनकोरेक्ट है, इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पर जो डेट है वह कितने तरह का हो सकता है। एक आज मान लीजिए कि डेट है 12/7/2020। अब यहाँ पर जो डेट हम लोग भरते हैं, वह डेट जो है, वह डेट एक लिखा हुआ है 12/4/2020। एक यहाँ पर जो डेट हम लोग लिखे हैं वह 12/7/2020। एक यहाँ पे डेट लिखते हैं कि 15/7/2020। और एक डेट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि 31/2/2020। अब ये 4 तरह का मैंने यहाँ पे डेट लिखा। आज जो है वह 12 तारीख है, 12, तो आज हमारा 12/7/2020 है। तो चेक पर जो है, अगर यहाँ पे डेट जो भरा हुआ है वह मान लीजिए कि भरा हुआ है 12/7/2020, एक नंबर केस में 12/7/2020 भरा हुआ है, तो इस तरह का जो चेक है, इसका हम लोग तो पेमेंट करते हैं। आज के डेट से वो माने कि चेक वैलिड है। तो कोई भी चेक जो है वैलिड है, उसको हम लोग कहते हैं एंड डेटेड चेक। एंड डेटेड, इस तरह के चेक को बोलते हैं एंड डेटेड चेक। ठीक है, इसका हम लोगों को पेमेंट करते हैं। और दूसरा जो है, कोई भी चेक का जो वैलिडिटी है वह 3 मंथ्स है। 3 मंथ से पुराना अगर वह चेक है तो वह लीगल टेंडर नहीं है, इसलिए हम लोग उसको पेमेंट नहीं करते हैं। अब उस चेक पर अगर 12/4/2020 लिखा हुआ है, तो ये डेट 3 महीने का डेट जो है वो हमारा आज से समाप्त हो गया। तो इस तरह के चेक को कहते हैं हम लोग स्टेल चेक। इस तरह के चेक को कहते हैं स्टेल चेक कहते हैं। डेट चेक, स्टेल चेक मतलब डेट चेक, उस तरह का चेक जिसकी की वैलिडिटी खत्म हो गई। तो यह 3 महीने अगर पहले का चेक है कोई भी, तो वो उस तरह का चेक को हम लोग कहते हैं स्टेल चेक। और स्टेल चेक का पेमेंट नहीं किया जाता है। तीसरा जो केस है हमारे पास कि 15/7/2020 लिखा हुआ और आज है 12 तारीख, तो यह आपका आगे का डेट है। तो इस तरह के चेक को हम लोग कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। इस तरह का डेट को हम लोग कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का भी पेमेंट बैंक में नहीं किया जाता है और नहीं करना है। इसका उद्देश्य क्या है कि कोई भी चेक अगर आज हम इशू किए हैं,
आज मैंने कोई चेक इशू किया, आज हमारे मान लीजिए कि अकाउंट में 2 लाख रुपया है और 1 लाख का चेक हमारे पास पोस्ट डेटेड चेक आ गया है। आज हमारा 12 तारीख है, 15 तारीख या 13 तारीख का डेट का कोई चेक हमारे पास पार्टी लेकर का है कि हमको पेमेंट दीजिए, और वो पोस्ट डेटेड चेक है, फंड भी है, सिग्नेचर भी मिल रहा है, और हम उसका पेमेंट अगर कर देते हैं, इसमें क्या हो सकता है? हो सकता है कि जो हमारा जो पार्टी जो रखा हो, इसके बिहाफ में कोई दूसरा चेक इशू किया हो, और वह चेक अगर बाउंस होगा तब कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? ठीक है, तो ऐसा केस में तो हम बैंकर रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसलिए हमें जो है पोस्ट डेटेड चेक का पेमेंट नहीं करना है। इसे हो सकता है कि यह मैंने कि पार्टी किसी से किसी काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हो, और वह मैंने कि उसका अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टाइम पर अगर नहीं होता है कंप्लीट, तो वह अगर चाहता है कि हम पेमेंट ना करें और उसको हम स्टॉप करा दें, तो वह कर सकता है। अगर और हम इसका अगर पेमेंट कर दिए हैं तो हमारा यह रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसलिए हम लोग पोस्ट डेटेड चेक का पेमेंट नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि पोस्ट डेटेड चेक का पेमेंट नहीं करना है, और नहीं करते हम लोग। चौथा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, चौथा मैंने लिखा है कि 31 फरवरी 2020, ये तो हमारे बैंक, ये हमारे कैलेंडर में ये तो डेट आता ही नहीं है, लेकिन अब लिखने वाला को उतना पढ़ा लिखा नहीं है और लिख दिया, उसने 31 नवंबर 2020 लिख दिया। 31 नवंबर भी हमारा नहीं आता है, उसको नहीं बुझाया, उसने लिख दिया कि 35 नवंबर 2020 लिख सकता है। तो इस तरह का जो अगर डेट दिया हुआ है जो कि हमारे कैलेंडर में नहीं आता है, इस तरह का जो डेटेड चेक होता है, इसको हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल डेटेड चेक। इसको कहते हैं इम्पॉसिबल डेटेड चेक। अब दोस्तों इस तरह का चेक का पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? इस तरह का जो चेक है इसका पेमेंट हम लोग को करना है। बैंकिंग लॉ में इम्पॉसिबल डेटेड का चेक का पेमेंट करना है। हम लोग नॉर्मली ना नहीं बोल देते हैं, प्रैक्टिस में लौटा देंगे, और हमारा पहला आंसर ये होगा कि हम लोग नहीं करेंगे। एग्जाम हॉल में आपको करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, और क्वेश्चन में इम्पॉसिबल डेटेड चेक का ही जिक्र किया हुआ रहता है। तो दोस्तों अब इम्पॉसिबल डेटेड चेक का पेमेंट मैंने कहा कि करना है, तो कैसे करना है, कब करना है? इम्पॉसिबल डेटेड चेक के तहत मान लीजिए कि 31 नवंबर का जिक्र है 2020 का मान लीजिए, और यह जो डेट तो आपके कैलेंडर में आता नहीं है, तो पेमेंट हम कब करेंगे? हमारा तो महीना 30 का है, 30 का ही नंबर है, तो हम पेमेंट क्या करेंगे? चूंकि एक दिन अधिक दिया है, तो क्या इसका पेमेंट हम 1 दिसंबर को कर सकते हैं क्या? या फिर इसका पेमेंट हम 30 नवंबर को करेंगे? दो ही ऑप्शन आ गया कि यह जो चेक है वो वैलिड 1 दिसंबर से माना जाएगा या कि 30 नवंबर को माना जाएगा। नहीं करने का तो सवाल अब मैंने हट चुका है। तो इम्पॉसिबल डेट के संबंध में जो है एनआई एक्ट में जो जिक्र किया गया है वह यह है कि आपको जो यहाँ पे डेट दिया हुआ है, उस मंथ का जो लास्ट डेट होता है, जो हमारे कैलेंडर में आता है, वह चेक उस डेट से पेमेंट के लिए वैलिड है। अर्थात जो है 30 नवंबर के बाद आप उस चेक का पेमेंट को 30 नवंबर से आप उसको काउंटिंग होगा, आप 30 नवंबर से पेमेंट कर सकते हैं। उस मंथ का लास्ट डेट को हम लोग पेमेंट करते हैं। उस मंथ के लास्ट डेट को हम लोग पेमेंट करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी ने लिख दिया कि 12/13/2020,
तो पेमेंट कब करेंगे? महीना यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा गलत है, तो उस साल का जो लास्ट है, मतलब कि 12/12/2020 को यह पेमेंट वैलिड माना जाएगा। ये इम्पॉसिबल डेटेड चेक में आपको हमेशा ध्यान देना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि इम्पॉसिबल डेट का जो है पेमेंट वह कब कब करेंगे। तो उस मंथ का जो लास्ट डेट होगा, जो मंथ दिया हुआ है उसके लास्ट मंथ को हम लोग, लास्ट मंथ का जो लास्ट डेट है, मंथ का जो लास्ट डेट है उस डेट से वह मैंने कि चेक का पेमेंट करेंगे। यह हमको लीगल में डेट के संबंध में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने एनआई एक्ट में जो डेट है, डेट से संबंधित जितनी भी बारीक सवाल थी उस पर हमने जिक्र किया। आपको अगर किसी तरह का भी अगर डाउट्स है तो आप कमेंट्स में हमें लिखिए, हम लोग उसका आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू।